पास ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी है। हमने 9 जनवरी से ये फैसला लिया कि पूरे भारत में जो नरेगा मजदूर है, जो इन्होंने मनरेगा नाम रखा हुआ, हम तो नरेगा ही बोलते हैं, तो हमने नरेगा मजदूरों की लड़ाई लड़ने का फैसला लिया 9 जनवरी को। 9 जनवरी से लेके हमने पहला कार्यक्रम हमारा रखा। पूरे इंडिया में 27 करोड़ 63 लाख मजदूर है ये, और 27 करोड़ 63 लाख मजदूरों को 100 दिन के रोजगार गारंटी योजना 2006 में लागू की थी। 1991 में ये एक्ट हम मांग करते थे कि केंद्रीय व्यापक कानून बनाया जाए। 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने बनाना चाहा, लेकिन फ्यूडल फोर्सेज, सामंती ताकतें नहीं चाहती थी कि खेत मजदूरों के लिए कोई काम ऐसा हो। तो लास्ट में जाके हम ये लड़ाई लड़ते रहे आखिर में, और 2006 में सरदार मनमोहन सिंह की सरकार में ये रोजगार गारंटी योजना लागू हुई। इस रोजगार गारंटी योजना में 3 बड़े बातें कही गई। जब कोई भी हम प्रोजेक्ट शुरू करते हैं या योजना लागू करते हैं तो उस योजना का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट उसको बोलते हैं, और वो 5 साल के लिए लागू होती है। इन्होंने उसमें एक बात कही कि अगर हमारी योजना सफल रही तो हमने इसको 5 साल बाद 200 दिन का कर देंगे। तो 100 दिन के रोजगार की गारंटी की इन्होंने प्लान किया कि 100 दिन के हम रोजगार की गारंटी देते हैं। पहला प्लान इनका ये था। दोबारा क्या गया भी 5 साल बाद जब हम इसकी समीक्षा करेंगे तो उसके बाद हम इसको 200 दिन दे देंगे। तीसरा इसमें जो गारंटी वो दी, उन्होंने कहा भी 100 दिन की गारंटी होगी, अगर हम 100 दिन की गारंटी काम नहीं दे पाएंगे तो 100 दिन का या 20 दिन का 25 दिन का जितना 100 दिन से कम रह जाएगा, उन दिनों के खाली बैठे मजदूर को हम वो बता देंगे। ये हमारे कानून के अंदर, इसमें जो 2006 में नरेगा मजदूर रोजगार गारंटी, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत लागू किया, उसमें प्रावधान किया गया। तीसरी इसमें बात क्या की कि अगर 5 किलोमीटर से ज्यादा अगर कहीं हम जाते हैं तो 5 किलोमीटर से फालतू जाएंगे तो उसको 10% एक्स्ट्रा हम दिहाड़ी देंगे। तो हमारा मुद्दा यहाँ 4-5 बातों को लेके है। एक 1996 में एक एक्ट पास हुआ जिसको लेबर एक्ट के नाम से जाना जाता है। 4 लाख करोड़ रुपया उसके पास में फंड है। वो लेबर एक्ट में क्या है, 22 सुविधाएं मिलती है। 22 सुविधा में बच्चों को पढ़ाई के लिए 10,000 रुपये देते हैं 8वीं तक के। उसके बाद ज़्यादा पैसे जो है, अगर किसी बच्चे ने 65% नंबर ले लिए, कोई 31,000 रुपये देंगे। इसे ज़्यादा नंबर लेती है तो 51,000 रुपये तक उनको वजीफा मिलता है। उनके बच्चे, अगर कोई महिला को बच्चा होता है तो उसके लिए 31,000 रुपये देते हैं, उसके बाप को 21,000 रुपये देते हैं। ऐसे ही उसमें 60 साल की उम्र जब हो जाती है, उस एक्ट में कौन लोग आते हैं? उस एक्ट में राजमिस्त्री जो चिनाई का काम करता हुआ आता है, कारपेंटर आता है, इलेक्ट्रिशियन आता है, प्लम्बर आता है, और ये 5 लोग आते हैं। उसके साथ इन सबके हेल्पर आते हैं, और उसके लिए उनको टूल देते हैं, साइकिल देते हैं उनको। इवन देन उनके बच्चों की शादी के लिए, बेटी की शादी के लिए 1,01,000 रुपया देते हैं, बेटे की शादी के लिए 21,000 रुपये देते हैं। ऐसा प्रावधान लेबर एक्ट में है जो 1996 का एक्ट है। वो भी केंद्र सरकार राज्य सरकार का एक्ट है, ये भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार का एक्ट है, दोनों में। लेकिन भेदभाव क्यों? वो इसके मुकाबले में, इन मजदूरों के मुकाबले में ज्यादा संपन्न है। लेकिन ये तो गांव के, पूरे भारत के सबसे गरीब आदमी है। 27 करोड़ 63 लाख लोग काम करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इस महकमे में है तो उसमें भी, इसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। राजीव गांधी ने खुद इस बात के लिए एक बार कहा था कि पंचायती राज के लिए अगर हम 100 रुपये वहां देते हैं, 85 रुपये रास्ते में खर्च हो जाते हैं, 15 रुपये ही लोगों तक जाते हैं। तो हमने ये 1 जून को सिरसा में एक ज्ञापन दिया, उसमें ये बातें कही। हमने कहा भी हमारे लोगों को, जो गरीब आदमी है, नरेगा मजदूर है, उसको तुम काम नहीं देते। तो उन्होंने कहा जी, हमारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंचायती राज से बात हुई, उन्होंने कहा हमारे पास काम है नहीं। हमने इनको सीधा 4-5 बातें बताई कि सड़क के दोनों साइड में जंगलात महकमे की जमीन है, उसके अंदर आप फ्रूट के, एप्पल बेरी के, आपके किन्नू के, इनके पेड़ लगाने के लिए 1953 की एक योजना है। उसमें था सामाजिक वानिकी प्रोग्राम, सोशल फॉरेस्ट्री सिस्टम था। वो लोगों के लिए था, मजदूर लोगों के लिए था, गांव के लोगों के लिए था कि ये जगह जो सड़क के साथ, नदी के साथ लगती हुई जगह, हम इनको लैंडलेस लोग हैं, कृषि विहीन लोग हैं, उनको दे देंगे। अब यहाँ ज्यादातर किसानों की सरकार रही, किसानों ने उसने कहा जी आधे पेड़ हम काटेंगे, आधे फॉरेस्ट काटेगा आदमी की। तो हमने जब इस बात का स्टडी किया, बात की, तो हमने कहा इस लड़ाई को हमें लड़ना चाहिए। सरकार को हमने ज्ञापन दिया, कुछ बातों पर असर हुआ, कुछ बातों पर असर नहीं हुआ। उसी लड़ी में हमारा 31 अक्टूबर के साथ हमारी मीटिंग हुई। उससे पहले पूरे हरियाणा में हम ये बात रख रहे हैं, 27 करोड़ लोगों का, 27 करोड़ 63 लाख लोगों को भूखे मरने की नौबत आ गई है। आज से 10 साल पहले खेतों में काम था, सारा मशीनी युग आ गया है।
मशीनी युग आ गया तो काम धंधे रहे नहीं, चौपट हो गया। शहर के लोग भी ऐसे ही बुरा हाल है। लेबर चौक पे आते हैं 500 लोग आते हैं, लेबर चौक पे 150 लोगों को काम मिलता है और बाकी अपना टिफिन लेके घर चल जाते हैं। तो हम 2 एक्ट पे काम कर रहे हैं, एक लेबर एक्ट, एक मनरेगा एक्ट। इसमें अगर मनरेगा एक्ट की हम बात करें तो पति पत्नी 2 का रजिस्ट्रेशन है, समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। हम कॉमरेड कार्ल मार्क्स को, कॉमरेड लेनिन को, महात्मा ज्योतिबा फुले, जो महात्मा ज्योतिबा फुले कार्ल मार्क्स 1848 में जो वहां इंग्लैंड में बैठ के जो थीसिस लिख रहे थे, द कैपिटल लिख रहे थे, तो हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले पुणे में बैठ के 1848 में गुलामगिरी लिख रहे थे। तो भारत में मार्क्सविज्म कोई विचारधारा कभी मरती नहीं, विचारधारा कभी पुरानी नहीं होती। मार्क्स की विचारधारा आज भी जिंदा है, लेकिन जिन लोगों के हाथ में मार्क्स की विचारधारा है उन लोगों को जरूरत नहीं है। हमारे लोगों को जरूरत थी। कम्युनिस्ट, यहाँ के जो कम्युनिस्ट थे वो बाई बर्थ किसी अलग स्वर्ण जाति के थे, काम उनका अच्छा था, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं चला पाए, तो इसलिए विचारधारा उनको लगी कि ये विचारधारा नहीं चल सकती। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि कार्ल मार्क्स की विचारधारा, महात्मा फुले की विचारधारा को इकट्ठा कर दिया जाए। जैसे एक मैं आपको बताता हूं, 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन मिला दें तो उसका पानी बनता है H2O, पानी का रासायनिक सूत्र है। अगर 2 भाग हाइड्रोजन और 2 भाग ऑक्सीजन मिला दी जाए तो हाइड्रोजन परऑक्साइड हो जाती है। तो वो क्या काम आती है हाइड्रोजन परऑक्साइड? वो शरीर के अंदर जो परजीवी कीटाणु अगर कहीं जख्म में बैठ जाते हैं, परजीवी कीटाणुओं को मारने के लिए, सफाई करने के लिए वो काम आती है। तो हमने भी 2 विचारधाराओं का कॉम्बिनेशन यहाँ किया है। 2 भाग हमने मार्क्सवादी विचारधारा मिलाई है, 2 भाग हमने डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा फुले की विचारधारा को मिलाया है। कार्ल मार्क्स को लेनिन को मिलाया है, महात्मा फुले और डॉक्टर अम्बेडकर को मिलाया है। तो हमने ये हाइड्रोजन परऑक्साइड बना दी है। हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है इस गंदगी को साफ करेगी, परजीवियों को साफ करेगी। बड़े बड़े उद्योगपति, पूंजीपति जो हमारा शोषण करते हैं, आदमी का आदमी जो शोषण कर रहा है, उस शोषण के खिलाफ हमारी ये लड़ाई है। किसी जाति के साथ नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं, हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई शोषण के खिलाफ है। जो व्यक्ति हमारे लोगों को भूखा मार के, और एक ये जो दलाल बैठा है नरेंद्र मोदी, जो पूंजीपतियों दलाल है, किसी टाइम में ये मानते थे कि जो अमेरिका के अंदर जो उद्योगपति है वो सरकार चलाते हैं। आज भारत में आपने पिछले 9 सालों से देख लिया कि यहाँ के उद्योगपति सरकार जो चला रहे हैं, ये तो एक कठपुतली है। नरेंद्र मोदी खाली कठपुतली है, आरएसएस के इशारे पे और अडानी और अंबानी के इशारे पे सरकार चल रही है। ये सब कुछ इस देश का रेल बेच दी, सेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, आपके सारे बिजली बोर्ड पहले बेच दिए। कोई ऐसा विभाग नहीं छोड़ा, ऐसी एयर इंडिया नहीं छोड़ी, रेलवे स्टेशन नहीं छोड़ा, एयरपोर्ट नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ बेच दिया। तो इसके लिए हम एक आंदोलन चला रहे हैं कि तुम्हारे बाप दादा की प्रॉपर्टी नहीं है। और सिंपल सी बात, आप गांव से आए लोग, मैं आपको एक बात छोटी सी बता दूं, अगर कोई सरपंच 10 कनाल जगह या 1 कनाल जगह या 4 कदम जगह बेचना चाहे, नहीं बेच सकता। पंचायती राज एक्ट में आप जमीन नहीं बेच सकते। तो ये किसने कह दिया कि भारत के किसी भी कोने को आप उद्योगपति को बेच दोगे? ये बेच ही नहीं सकते। मतलब ये बेचने का किसी को अधिकार नहीं है। आप लीज पे दे सकते हैं, लीज पे भी पब्लिक इंटरेस्ट में दे सकते हो, लेकिन आप जो है आर्मी के अंदर भी आर्मी का ठेका उनको दे रहे हो। तो ये जो हमारी जिस दिन सरकार आएगी, हम इनके उद्योगपति मित्रों को, इनको सबको, उन अधिकारियों को, चाहे उन्हें उनकी शमशान भूमि से राख लेके आनी पड़े, उनके पुरखों, उनके जो आने वाली जनरेशन के पास में जितना धन इकट्ठा होगा हम उसको एक्वायर कर लेंगे और वो सारी प्रॉपर्टी हम एक्वायर करेंगे। और जिस तरीके से ये लूटपाट कर रहे हैं, हम नरेंद्र मोदी, उसकी उद्योग मंत्री, जो उद्योग मित्र है उसके, उनको चेतावनी देते हैं कि इस देश में वो लोग जाग चुके हैं, इन देश में लोगों में जागृति आ रही है। तुम्हारे बाप का देश नहीं, हमारे दादे परदादे का देश है। तुम इसको किसी को फ्री में नहीं बांट सकते, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। और तुम लोगों को गऊ के नाम से, गौमूत्र के नाम से, गोबर के नाम से लोगों को उल्लू बना रहे हो, वो चीजें अब ज्यादा देर चलेगी नहीं। और आप जो जाति के नाम से, धर्म के नाम से जो दंगे करवा रहे हो, वो दंगे अब हम होने नहीं देंगे और हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। और तुम अगर जैसे चाहोगे वैसे हम स्वागत करेंगे, जैसा तुम चाहोगे वैसा स्वागत करेंगे। डंडों से कहे डंडों से करेंगे, दूसरे तरीके से कहेंगे दूसरे तरीके से कहेंगे। हमारे लोगों से, बहुजन समाज के लोग हैं या जिनको आप अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, दलित है, पिछड़े हैं, बैकवर्ड है, कोई भी आप नाम दे सकते हो, उन सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि आप इस बात को समझो। आपको ये लोग लड़वाने के लिए आएंगे, आरएसएस को लोग, बजरंग दल है, दूसरे है। अभी मैं एक बात, लास्ट बात कह के अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। अभी कर्नाटका के अंदर बदलाव हुआ, सब लोगों ने स्वागत किया, नरेंद्र मोदी, उसकी जुंडली साफ होगी। लेकिन वहां जो लोग अब मुख्यमंत्री बने, वो लोग गौमूत्र डाल के और वो क्या कर रहे हैं, विधानसभा को सफाई कर रहे हैं। क्या मतलब हुआ भाई? अब फिर क्या फर्क है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तुम्हारी सरकार में फर्क है। तुम गौमूत्र लेके फिर उसकी सफाई कर रहे हो।
अरे गौमूत्र कोई भी मूत्र है किसी पशु का या किसी का, वो साफ थोड़े होता है, हो ही नहीं सकता, पवित्र कैसे हो सकता है। इसलिए हम इस चीज के खिलाफ है और हमें अपने लोगों को सद्बुद्धि आए और आप लोग आंदोलन करें